दोस्तों, क्या आपने ये वर्ड पहले भी सुना है? फाइनेंशियल फ्रीडम। क्या आपकी लाइफ पूरा फोकस सिर्फ पैसे कमाने पर है? क्या आपको ये लगता है कि कभी ना कभी आप एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाएंगे जहां आपको पैसे को लेकर कोई चिंता नहीं होगी? इन सभी बातों का जवाब आपको आज मिलने हैं। आज हम ऐसे 10 स्टेप्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। मतलब आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। इस 10 स्टेप प्रोसेस को बुक फाइनेंशियल फ्रीडम से लिया गया है, जिसपे ग्रांट सबिटियर ने लिखा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, ये समझिए कि आज आप कहाँ हैं। अब एक गहरी सांस लीजिए, एक और गहरी सांस लीजिए। अब उन सारे मेंबर्स को जोड़िए। आपके ऊपर कुल कितने का कर्ज है? अगर नंबर काफी बड़ा है तो घबराइए नहीं। हम आपके साथ कुछ ऐसे तरीके शेयर करेंगे जिससे आप बहुत सब कर्जा पे कर सकेंगे। अगर ये एक छोटा नंबर है तो आपको बधाई हो। अब जितने भी पैसा आपने बचाए है उस पर एक नजर डालिए। सभी बचत की एक लिस्ट बनाइए। सेविंग्स अकाउंट्स, स्टॉक्स, कंपनी स्टॉक मैचिंग प्रोग्राम्स, कंपनी रिटायरमेंट मैचिंग प्रोग्राम्स और रिटायरमेंट प्लान्स। अब इसके बाद हम रिकरिंग मंथली पेमेंट्स को जमा करेंगे जो आपको सैलरी, साइड हसल मनी और बाकी चीजों से मिलती है। इस नंबर को अपने दिमाग में रखिए क्योंकि हम फाइनेंशियल फ्रीडम सलाह का उपयोग करके इन्हें आसानी से इस्तेमाल करेंगे। स्टेप नंबर 2, धन को पॉजिटिव रूप से देखिए। कर्जा थोड़ा बहुत हतोत्साहित हो सकता है, मगर याद रखिए कि पैसा एक अच्छी चीज है। भले ही आपको ऐसा लग रहा हो कि आज ये एक बोझ है, आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लायक है। यू आर बडास एट मेकिंग मनी। इस बुक के अनुसार, जिससे जैन सिसरो ने लिखा है, जो लोग ज्यादा पैसा नहीं कमाते हैं, पैसा कमाने के लिए शर्म महसूस करते हैं, और जब पैसे कमाने की बात आती है, सबसे बड़ी रुकावट जो बहुत लोग अनुभव करते हैं कि उन्हें लगता है कि पैसे होना बुरा है। कई लोग इसे पाने के लिए दोषी महसूस करते हैं और इसे चाहने के लिए दोषी महसूस करते हैं कि उन्हें पैसा चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम बुक पैसा एक जरूरत है, खाने और पानी की तरह। ये आपको मदद करता है ऐसी चीजें खरीदने में जिससे आप जिंदा रह पाए और वैसे जिंदगी सामर्थ्य को पाए जैसी आपको चाहिए। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम का अनुभव करना है तो आपको पैसे को एक साधन की तरह देखना होगा जो आपको अपने सपनों को हासिल करने में मदद करेगा, जो आपको ताकत देगा और एक तनाव मुक्त जीवन जीने में मदद करेगा। क्योंकि अगर आप पैसे को नेगेटिवली देखेंगे तो आप अवचेतन रूप से खुद को तोड़ देंगे और पैसा कमाने और उसे देखने के अपने चांस को कम कर लेंगे। स्टेप नंबर 3, अपने लक्ष्य को लिखिए। आपको पैसा क्यों चाहिए? आपको पैसा चाहिए ताकि आप अपने कर्ज को दूर कर पाए। क्या आप अपनी 9 to 5 की नौकरी को छोड़ने के लिए बेताब है, या फिर कोई जगह है जहां आप हमेशा से जाना चाहते हैं? क्या आपको शादी, बच्चे और रिटायरमेंट के लिए बचना है? जब ऑथर ने फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल किया, वो इसलिए आसान हुआ क्योंकि वो एक भावनात्मक लक्ष्य यानी इमोशनल गोल से बने हुए थे। उनका लक्ष्य स्टूडेंट लोन से बाहर निकलना और अपने पहले घर के लिए बचत करना था। और ईमानदारी से कहूँ तो उनके कर्ज को कम होते और बचत को बढ़ते हुए देखना एक उत्साहपूर्ण अनुभव था। वो नंबर को चेंज होते हुए देख बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते और वो अपने पर्सनल फाइनेंस देखने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करने लगे। क्या वो अपने फाइनेंशियल गोल को हासिल कर पाते? अगर वो सब किसी भावनात्मक बंधन से जुड़े हुए नहीं होते, शायद नहीं। वो अपने कर्ज से बाहर निकलने और माता पिता के घर से बाहर निकलने के लिए तलाश में थे। उस तमाशा ने उनकी यात्रा में प्रेरित रखा। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है। और जब हम स्वस्थता के साथ उस लक्ष्य को लिखते हैं तो ये योजना और भी साफ हो जाती है। तब हम उस लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्य में बांट कर उन पर एक एक करके काम करके अपने बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ सकते हैं। इससे हम हमेशा समय पर या समय से पहले अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। स्टेप नंबर 4, अपने खर्चों पर नजर रखें। फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आपके खर्च पर नजर है। आप इसे ट्रैक करने के लिए बहुत से ऑनलाइन टूल भी उपयोग कर सकते हैं या सिर्फ एक तारीख वाली डायरी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमारे रोज के खर्चे क्या है, हफ्ते के खर्चे क्या है और महीने के खर्चे क्या है। कितना हम घर के बुनियादी खर्चे करते हैं, कितना हम काम से संबंधित खर्च करते हैं, और जो श्रेणी है उन सब के खर्चों को लिखना होगा। आपके महीने के EMI, लोन, सब कर्ज जहां पर पैसे से निकल कर कहीं और जाता है, सबको ट्रैक करना होगा। स्टेप नंबर 5, पहले खुद को पे करो। आपने ये शायद कहीं सुना होगा कि पहले खुद को पे करो। अगर आपने ये नहीं सुना है तो इसका मतलब है बिल और बाकी के खर्चे करने से पहले अपने सेविंग अकाउंट में एक विशिष्ट राशि को अलग रखना और खुद को सबसे पहले पे करना।
इसने बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में बहुत मदद की है। क्यों? क्योंकि अगर आपको खुद को हर महीने $1000 देने हैं और जो भी बचा उससे बिल पे करने हैं, और अगर आपके पास अपने बिल को देने के लिए काफी पैसे नहीं है तो आपको साइड इनकम करने के लिए कुछ और भी करना होगा, और अगर आप इसका उल्टा करेंगे तो आपको हमेशा बचा कुछ ही मिलेगा जो फाइनेंशियल फ्रीडम को एक्सपीरियंस करने के लिए काफी नहीं होगा। आप दूसरे तरीकों से भी खुद को सबसे पहले पे कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कंपनी में माई रिटायरमेंट सेविंग प्रोग्राम है, आप रिटायरमेंट के लिए वहां पैसे कटवा सकते हैं। इस तरीके से आप खुद पर और भविष्य पर निवेश कर रहे हैं। पैसे अपने आप कटते हैं तो जो कुछ भी बचता है वो सीधे बिल देने के लिए होता है। स्टेप नंबर 6, कम खर्च करो। 1958 में वॉरेन बफेट ने $31,500 का एक 5 बेडरूम घर खरीदा था, जिसमें वो आज भी रहते हैं, जबकि उनकी न्यू वर्थ $100 मिलियन के आसपास है। वो इससे बड़ा और ज्यादा महंगा घर खरीद सकते हैं, लेकिन उनके कम खर्चे शायद एक कारण है कि वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। दूसरी तरफ कनाये वेस्ट है, जो पैसे को खोने से नहीं डरते हैं। वो एक $20 मिलियन के मेंशन में रहते हैं, और एक बार जब उनके ऊपर $53 मिलियन का कर्जा था, तब उन्होंने ट्विटर पर मार्क जकरबर्ग से $1 मिलियन मांगे। इन दोनों सुपर सक्सेसफुल लोगों के बीच फर्क क्या है? बफेट सिर्फ इतना खर्च करते हैं जितने की उन्हें जरूरत है, और कनाये वेस्ट उतना पैसा खर्च करते हैं जितना उनके पास नहीं है। सच तो ये है कि बहुत सारे अमीर लोगों की तरह नहीं दिखते हैं। मार्क जकरबर्ग रोज एक ही बोरिंग सी टी शर्ट और जींस पहनते हैं। जब आप कम खर्चा करते हैं तो आपके पक्ष में 2 चीजें काम करती है। पहले ये है कि आपके पास और पैसे होंगे जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अलग रख सकते हैं। दूसरा, आप ये सीखेंगे कि वास्तविकता में आपको जीने के लिए कम चीजों की जरूरत है, जो आपको पैसे अलग रखने में मदद करता है। स्टेप नंबर 7, अनुभव को खरीदे, चीजों को नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है। ये इस बारे में नहीं है कि आप 60 से लेकर 65 की उम्र तक अपना सारा पैसा बचा कर रखें। आपको परमिशन है कि जब तक आप जिंदा है आप जिंदगी का आनंद लें। जो चीजें आपको अधिक पूर्ण जीवन जीने में मदद मिलेगी या मदद करेगी वे आपके अनुभव होंगे, ना कि आपके प्रोडक्ट। और जो चीज आप खरीद रहे हैं, क्या वो आपको लॉन्ग टर्म में खुश कर रही है? क्या बहुत से सामान खरीदने से आपके ऊपर जो कर्ज है वो आपके जीवन को आसान बनाता है? चलो अब एक सिक्के को उछालते हैं और देखते हैं आपके सबसे हैप्पीएस्ट मेमोरी कौन सी है। आप क्या कर रहे थे? आप किसके साथ थे? चलो वैसी और यादें बनाते हैं। स्टेप नंबर 8, कर्ज चुकाए। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि कर्ज का भुगतान करने की बजाय शेयर्स में पैसा निवेश करना बेहतर है। अगर आप एक एक्सपर्ट स्टॉक पिकर है तो ये आपके लिए सच हो सकता है, मगर अगर आपने इससे पहले कभी शेयर्स में निवेश नहीं किया है तो आप और कर्ज में जा सकते हैं। बहुत से लोग अपना आखिरी लोन पे करने के बाद भी ऐसा ही महसूस करते हैं। चिंता मुक्त। अगर आप $50,000 के कर्ज में है और आपके पास $30,000 बैंक में नकद है तो आप खुद को आर्थिक रूप से फ्री नहीं कह सकते हैं। आप अभी भी $20,000 के कर्ज में हैं। हाँ, किसी और को भुगतान करना किसी बैंक में पैसे होने से ज्यादा आकर्षक नहीं है। अगर ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के पास जरूर लेकर आता है। यहाँ पर कर्ज के भुगतान करने के 2 मुख्य तरीके हैं, स्नोबॉल और एवलांच। स्नोबॉल तब है जब आप सबसे छोटे कर्ज का सबसे पहले भुगतान करते हैं, और जब आप कर्ज को सबसे ज्यादा ब्याज दर के साथ भुगतान करते हैं तो उसे एवलांच कहते हैं। आपको ये तय करना पड़ेगा आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। लेकिन जब ऑथर लोन फ्री होने के लिए काम कर रहे थे, स्नोबॉल इफेक्ट का उपयोग किया था। इसने उन्हें और प्रेरित होने में मदद मिली। जैसे ही उन्हें अपने पहले कर्ज का पे किया, जो कि सिर्फ 1 महीने का $1200 का क्रेडिट कार्ड मिला था, उन्हें उपलब्धि महसूस हुई। उन्हें अपने स्टूडेंट लोन के भुगतान के लिए प्रेरणा मिली। स्टेप नंबर 9, इनकम के एक्स्ट्रा सोर्स बनाए। ठीक इस बिंदु में आप सोच रहे होंगे कि मेरा कर्ज मेरी सैलरी से ज्यादा है। अगर मैं काफी नहीं कमाता हूँ तो मैं इसका भुगतान कैसे कर सकता हूँ? अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर गंभीर है तो आपको थोड़ा खून पसीना और आंसू बहाने पड़ेंगे। आप अपनी 9 to 5 नौकरी को मत छोड़िए। उस मामले में आपको एक कदम और बढ़ाने की जरूरत है, और आप अपने काम के अलावा अलग तरीके से पैसा कमाने के तरीके ढूंढने की जरूरत है। कुछ विशेषज्ञ इनकम के 7 सोर्स खरीदने की सलाह देते हैं। अगर आपके पास 9 to 5 नौकरी है तो आपके पास एक है, आपको सिर्फ 6 और बनाने की जरूरत है।
इसलिए हमें एक्टिव और पैसिव दोनों विकल्प को खुला रखना चाहिए। सक्रिय आय के लिए आप पार्ट टाइम नौकरी खोज सकते हैं या नई नौकरी खोज सकते हैं जहां आपको ज्यादा पैसे मिले। निष्क्रिय आय के लिए आप ब्लॉग लिखना शुरू कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, अपने कोर्स को ऑनलाइन बेच सकते हैं या ऑडियो बुक और पॉडकास्ट भी कर सकते हैं। स्टेप नंबर 10, अपने भविष्य में निवेश करें। सबसे आखिरी फाइनेंशियल फ्रीडम टिप्स सबसे महत्वपूर्ण है। चलो ये कहते हैं अपने इन सब सलाह को माना और आप कर्ज से बाहर निकल गए और अपनी बचत को बढ़ा लिया। ये काफी होगा आपको अभी के लिए मदद करने के लिए, लेकिन तब क्या जब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए? क्या आप उसके लिए तैयार है? बुरे दिनों के लिए पैसा रखना बहुत जरूरी है, रिटायरमेंट के लिए या अगर आपको कुछ हो गया, आपके परिवार को दिक्कत ना आए उसके लिए। यदि आपके पास 9 to 5 की नौकरी है तो अपनी कंपनी से रिटायरमेंट प्लान जोड़ने के बारे में बात करें या ये देखने के लिए जांचें कि क्या आप पहले से ही इसके लिए कटौती कर रहे हैं। कटौती आपके खाते में आने से पहले ही निकाल ली जाती है, इसलिए आपको ऐसा कभी नहीं लगता कि आप पैसे खो रहे हैं। और समय समय पर इसकी जांच करना और अपनी बचत को बढ़ता हुआ देखना बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, ये वो 10 कदम जिसमें आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी यात्रा को बेहतर बना सकते हैं। धीरे धीरे इन सभी कदमों को उठाएं, अपनी और अपने आसपास की लोगों की जिंदगी बेहतर बनाएं। अगर इनके अलावा भी कुछ ऐसे कदम है जिनसे आपको मदद मिली है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।